वेलकम टू द CPC लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर फेलोज़, आज हम CPC का सेक्शन 13 और 14 डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम बात कर रहे थे उन जजमेंट्स की लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जब पिछली अदालत की जजमेंट्स अगली अदालत के ऊपर किन किन सूरतों के अंदर काबिल इतलाक़ होंगी और किन किन सूरतों में काबिल इतलाक़ नहीं होंगी। और इसी रेफरेंस में हमने रेस सब जुडिस को पढ़ा, रेस जुडिकाटा को पढ़ा, सेक्शन 12 को देखा जो कि हमें बताता है बार टू फर्दर सूट के बारे में कि भाई मज़ीद दावा दायर नहीं किया जा सकता इन सूरतों के अंदर। तो उनको हम डिटेल के साथ देख चुके हुए हैं, उनके लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन आज हम सेक्शन 13 और 14 को डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात हो रही थी पाकिस्तान के अंदर और अब जो है मुख्तारे वाली गल वध गई है और अब बात हम करेंगे बाहर की, यानी मुल्क से बाहर फ़ॉरेन कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होंगी वो कब काबिल इतलाक़ होंगी और कब काबिल इतलाक़ नहीं होंगी। ये बेसिकली बात कर रहा है सेक्शन 13 हमारे साथ। अब फ़ॉरेन कोर्ट क्या होता है, इसके लिए हमें CPC का सेक्शन जो है वो 2 देखना पड़ेगा और मज़ीद नैरो डाउन करें तो उसकी क्लॉज 6 हमें देखनी पड़ेगी, जो बताती है कि भाई जब फ़ॉरेन कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो वो फ़ॉरेन जजमेंट कहलाएगी। जैसे अमेरिकन कोर्ट कोई जो है जजमेंट दे देती है या कोई और कंट्री जो पाकिस्तान के अलावा है, अब वो कोई फ़ैसला देती है तो पाकिस्तान में वो कब कंक्लूसिव होगा और कब नहीं होगा, ये हम सेक्शन 13 में देख लेते हैं। सेक्शन 13 कहते हैं व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, किन सूरतों में फ़ॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव होगी। वो कहते हैं अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, एक फ़ॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी, काबिल इतलाक़ होगी। एज़ टू एनी मैटर दे आर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, उस मामले के ऊपर जिसका फ़ैसला हो चुका हुआ है, अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर वोम दे और एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। वो कहता है कि सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल के ऊपर जब एक मैटर जो है अराइज़ होगा और उसके ऊपर अदालत अपना फ़ैसला दे देगी तो वो कंक्लूसिव होगा फ़ॉरेन जजमेंट के तौर पर। मिसाल एक देख लेते हैं हम, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। A और B रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन हैं सिटीज़न पाकिस्तान के। अब इनका आपस में कोई मुआहदा होता है, A का B के साथ मुआहदा होता है कोई लेन देन का, किसी गाड़ी को लेकर या कोई भी। अब ये बंदा उस मुआहदे को तोड़ देता है, ठीक है, ब्रीच कर देता है उस मुआहदे को, फिर ये उसके ऊपर सूट फाइल कर देता है B के ऊपर A कि भाई इसने मुआहदा तोड़ दिया है। जब ये मुआहदा तोड़ता है तो अदालत इसके ऊपर फ़ैसला सुना देती है और इसकी फेवर में आ जाता है A की फेवर में, ठीक है जी, सूट डिक्री हो जाता है। अब जब सूट डिक्री होता है तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा वापस आ जाता है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, अपनी कंट्री में ये बंदा वापस आ जाता है। अब इस बंदे ने इस डिक्री को एग्जीक्यूट भी तो करवाना है। अब इसने ले तो ली है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब जो बंदा पाकिस्तान में आ गया है, डिक्री जो है वो अमेरिका में हुई है, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर ये रह रहा है या जहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। जब एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये डिक्री पाकिस्तान में आएगी तो फिर सेक्शन 13 को अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि ये भाई कंक्लूसिव होगी, इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकता है। हमारे पास पहले सेक्शन था बेसिकली 44 जो कि अब तो ओमिट हो गया है, उसके साथ हमारे पास 44A मौजूद है CPC का, जो हमें एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है फ़ॉरेन कोर्ट्स की जो है। तो वो कहते हैं कि जब ये पाकिस्तान में आएगी तो ये कंक्लूसिव होगी, इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और इस बंदे से जो जब ये अपनी कंट्री में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, ये वाला फ़ैसला जब पाकिस्तान की अदालत में आएगा तो ये उसको एग्जीक्यूट करवाएगी इस डिक्री को, और फिर जो कुछ भी वसूल होगा B से वो A को दिया जाएगा, यानी जो डिक्री होगी उसको एग्जीक्यूट करवा के A के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कुछ सूरतें हैं, एक्सेप्ट नंबर 1 पे वो कहते हैं वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। वो कहता है कि जब पिछली अदालत का जो फ़ैसला है, यानी जो फ़ॉरेन जजमेंट है, वो किसी ऐसी अदालत से ली गई है जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उस केस को सुनने के लिए। मिसाल के तौर पर इस A ने जो है B के ख़िलाफ़ जो पहला सूट फाइल किया था अमेरिका के अंदर, ये वाला सूट,
ये उसने एक ऐसी अदालत में दायर कर दिया जो कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं रखती थी। मिसाल के तौर पर इनका लेन देन था 10 मिलियन का, जिस अदालत में ये सूट फाइल हुआ था उसकी जुरिस्डिक्शन थी 5 मिलियन सुनने की, तो जाहिर सी बात है उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। तो फिर अगर ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए पाकिस्तान में लेके आएगा तो फिर ये नॉट कंक्लूसिव होगी, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये जुरिस्डिक्शन वाली है तो फिर इसकी वैल्यू होगी और इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। नंबर 2 पे वो कहता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, अगर ये मेरिट्स ऑफ द केस के ही अगेंस्ट है तो फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पर जब ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया था तो इस बी के एविडेंस को ही नहीं देखा अदालत ने, बी को कोई वैल्यू ही नहीं दी, इसने जो जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश किए थे अदालत ने उनको ठप के एक साइड पे रख दिया और फैसला इसके हक में दे दिया। जब मेरिट्स के ही अगेंस्ट होगी तो फिर भी ये नॉट कंक्लूसिव है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 3 पे वो कहता है वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और a refusal to recognize the law of Pakistan in cases in which such law is applicable। वो कहता है कि 2 सूरतें उसने बताई हैं कि जब फ़ौरन सूट डिसाइड हो रहा था तो फ़ौरन जो अदालत थी उसने या क्या किया हो, गलत इंटरप्रिटेशन की हो इंटरनेशनल लॉ की, यानी इंटरनेशनल लॉ की जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन कर दी हो, या फिर उस फ़ौरन कोर्ट के सामने को पाकिस्तानी कानून रखा गया और उसने पाकिस्तानी कानून को ही नज़रअंदाज कर दिया। मिसाल के तौर इस बंदे ने जो है उस अदालत के अंदर CPC का कोई हवाला पेश किया कि भाई CPC का फ़लाना सेक्शन तो ये बात कर रहा है। अब ये अदालत क्या करती है, कहती है जाओ भी जाओ, हम CPC को नहीं जानते, यहाँ की बात करो, जो इस मुल्क के अंदर कानून है उसकी बात करो। अब यहाँ पर क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया रिकग्नाइज़ करने से पाकिस्तानी लॉ को। जब इस अदालत ने पाकिस्तानी लॉ को रिकग्नाइज़ नहीं किया तो फिर पाकिस्तानी अदालत इसकी दी हुई डिक्री को क्यों एग्जीक्यूट करवाए भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन 2 सूरतों के अंदर भी नॉट कंक्लूसिव होगी। डी पे आ जाएं, वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस। वो कहता है कि जो जजमेंट ली गई है वो नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट है। भाई नेचुरल जस्टिस क्या है, नेचुरल जस्टिस ये है कि जब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई उस बंदे को किसी शख्स के ख़िलाफ़ जब सूट फाइल होता है या कोई केस होता है, चलता है, ट्रायल चलता है, तो उसको कानून से बढ़कर सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अमेरिका के अंदर कोई जुर्म किया जिसकी सज़ा बेसिकली तो थी 3 साल, लेकिन अमेरिका की अदालत ने क्या किया, उसको 6 साल की सज़ा सुना दी। वो जब पाकिस्तान में आया तो फिर उसने जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहुंच गई कि भाई ये बंदा हमें दो, हमने इसके ऊपर ट्रायल चलाया है, इसको अब 6 साल कैद देनी है हमने। तो फिर ये देखा जाएगा कि ये तो नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट है। अब ये डिक्री वाली, अगर सिविल वाली हम बात करें तो ये था, इसका कोई इशू था, ऐसा समझ लें कि 10 मिलियन का, अदालत ने डिग्री कर दी 20 मिलियन की। अब ये नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट है कि भाई वो क्लेम कर रहे हैं 10 मिलियन, आप डिक्री कर रहे हैं 20 मिलियन, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट अगर होगी तो फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नॉट कंक्लूसिव होगी। उसके बाद आ जाए जी ई पे, वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर ए ने ये डिक्री अमेरिका के अंदर फ्रॉड के ज़रिए ली है, ठीक है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ली है, तो फिर भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एफ पे आ जाए, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। भाई अगर इसने इसके साथ मुआहदा किया था कि भाई मैं आपको क्या करूँगा, 150 पेटी शराब की दूंगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसने सूट फाइल कर दिया, वो डिक्री हो गया, पाकिस्तान में आएगा, तो भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तानी लॉ के ही अगेंस्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसी डिक्री जो ऐसी मतलब है कि कानून के ऊपर होगी जो ब्रीच ऑफ पाकिस्तानी लॉ होगा, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमने देखा बेसिकली कि भाई बाहर के मुल्क के अंदर यानी फ़ौरन जो जजमेंट होगी उसकी पाकिस्तान में क्या वैल्यू है। अब ये जो जजमेंट हमने पढ़ी है ना, फ़ौरन जजमेंट, ये है पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है, यानी ये 2 लोगों के दरमियान है ना, तो ये जजमेंट इन पर्सोनम है। अब अगर कोई बात हमसे पूछ लेता है कि भाई CPC में जजमेंट इन पर्सोनम जो है फ़ौरन जजमेंट के हवाले से कहाँ पे बयान की गई है, तो ये सेक्शन हमारे पास 13 है। लेकिन अगर हमने पढ़नी है जजमेंट इन रेम तो वो हम जाएंगे QSO का जो हमारे पास आर्टिकल है ना 55, तो उसमें हम देखेंगे। इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक छोड़ दूँ।
तो अगर आपने जजमेंट इन रेम देखनी है तो वो जाएं 55 देखें आर्टिकल QSO का, और जजमेंट इन पर्सोनम जो है वो सेक्शन 13 में बता रहा है कि ये जब भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी तो ये दो लोगों के दरमियान होगी या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के दरमियान होगी। ऐसा नहीं है कि कोई डिक्री अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आप लेके आ जाएं और यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ये जजमेंट इन पर्सोनम है। उसके बाद आ जाए जी सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स, के जो फॉरेन जजमेंट होंगी उनके बारे में प्रिज्यूम क्या किया जाएगा, उनके बारे में पाकिस्तान की अदालतें क्या राय रखेंगी, ठीक है, उसके बारे में पीठ पीछे यानी क्या बात करेंगी। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, जिस अदालत में अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए आई है पाकिस्तान की जिस अदालत में, वो क्या करेगी, प्रिज्यूम करेगी अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। जब अमेरिका की किसी अदालत की डिक्री लेके आएगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए पाकिस्तान में, और वो अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो पाकिस्तान की अदालत ऐसे प्रिज्यूम करेगी कि ये जैसे ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्री दी है, ठीक है। जब जो है वो सर्टिफाइड कॉपी आएगी तो पाकिस्तानी अदालत क्या करेगी, ऐसे प्रिज्यूम करेगी जैसे ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्री जारी की है, अनलेस जब तक के द कंट्रेरी अपेयर ऑन द रिकॉर्ड, कि कंट्रेरी अपेयर हो जाता है रिकॉर्ड के ऊपर कि नहीं भाई ये तो कॉम्पिटेंट कोर्ट की डिक्री है ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तक उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं होगी तो यही कंसीडर किया जाएगा कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्री पास की है। बट सच प्रिजम्पशन मे बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, लेकिन जब ये प्रूव हो जाएगा कि भाई उस अदालत को ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो फिर जो है ये अदालत यही तस्लीम करेगी कि भाई वाक़यातन उसको जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं थी इस केस को सुनने के लिए। सिंपल अल्फाज में 14 ये कहता है सेक्शन कि भाई एक अदालत जो है में डिक्री आ गई, पाकिस्तान की अदालत में अमेरिका की डिक्री आ गई या फॉरेन जजमेंट जो है वो आ गई, तो जब तक कोई आकर ये नहीं कहता कि भाई ये इनकम्पिटेंट कोर्ट की है तब तक उसको कम्पिटेंट ही माना जाएगा। तो ये हमने आज बेसिकली सेक्शन 13 और 14 को पढ़ा कि भाई जो बाहर का फ़ैसला होगा वो कंक्लूसिव होगा, यानी उसके ऊपर दोबारा से केसेस नहीं चलाए जा सकते। जैसे हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा कि वो फिर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है लेकिन उस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा से जो है वो केस नहीं चल सकता। लेकिन हमारे पास बहुत सी ऐसी और भी जजमेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। देखिए मैंने आपको सेक्शन 13 और 14 का कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आपने वीडियो छोड़नी है तो छोड़ दें। ये आगे बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो कुछ एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी जजमेंट्स अवेलेबल हैं जो कहती हैं कि जो फॉरेन जजमेंट है उसको 3 तरीक़ों के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। पहला तरीका वो ये बताते हैं कि फ़ॉरेन जजमेंट आई, आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करवा दी, ठीक है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया, उस डिक्री को लेके आए, उस डिक्री की बुनियाद पर आपने नया सूट फाइल कर दिया यहाँ पर, यानी कॉज ऑफ एक्शन में क्या रखा, आपने उस पुराने डिक्री को, यानी जो ये सूट था ये जब डिक्री हो गया आपने इसी डिक्री की बुनियाद पर आकर नया सूट एग्जीक्यूशन नहीं फाइल की, नया सूट फाइल कर दिया। अब देखें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फॉरेन जजमेंट को, ठीक है। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर 2 पे आप उस जजमेंट की बुनियाद पर आप नया सूट फाइल कर सकते हैं। जजमेंट को क्या रखेंगे, आप कॉज ऑफ एक्शन के तौर पर रखेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई या आप पुरानी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, यानी जो इस डिक्री से पहले कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, आप फिर उस डिक्री को साइड पे रख देंगे उस पुराने कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कि भाई हमारा अमेरिका में लेन देन हुआ था, ये बंदा ब्रीच करके आ गया है, तो आप यहाँ पर सूट फाइल कर दें, ठीक है। यानी या आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या उस जजमेंट की बुनियाद पर दावा दायर कर सकते हैं कि भाई ये देखें उस मुल्क की अदालत ने भी हमारी फेवर में जो है वो डिक्री किया है ये सूट, तो अब पाकिस्तान की अदालत को भी चाहिए कि वो हमारी फेवर में डिक्री करे और उसी के ऊपर नया सूट फाइल कर दे नई तरतीब के साथ, यानी बात वही करें उसी डिक्री को बुनियाद बनाकर, ठीक है। या फिर ऐसा करें कि उसी कॉज ऑफ एक्शन को बुनियाद बनाएं और डिक्री को साइड पे रख दें और सिरे से नया जो है
वो ट्रायल चलवाएँ और अगर वो डिक्री होता है तो उसको एग्जीक्यूट करवाएँ। अब ये 3 चीज़ें जो है मुख्तलिफ जजमेंट्स हमें बताती हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको कमेंट में वो एक एक करके जजमेंट भी बता दूंगा कि कौन सी जजमेंट किस बारे में बात कर रही है। तो बेसिकली सेक्शन 13 हमें कहता है कि जब पिछली अदालत फैसला कर देगी तो वो कंक्लूसिव होगा, लेकिन जो उसने 6 कंडीशंस बताई हैं अगर ये कंडीशंस लग गई तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है और दोबारा उसके ऊपर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके ऊपर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इल्म में और अपने इल्म में इजाफे के लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।